नमस्कार। आज हमारा विषय रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक विवाद छिड़ा है। एक पीआईएल दाखिल हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और सरकार से उसका क्या रिलेशन है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विभिन्न सरकारें पहले भी जुडिशरी को लेकर, एग्जीक्यूटिव को लेकर, चार पिलर डेमोक्रेसी को लेकर जिस तरीके का विवाद छिड़ा है कि अपॉइंटमेंट्स में दखल अंदाजी सरकार की बहुत होती है, पारदर्शिता नहीं होती है, जिसकी वजह से गवर्नर्स का रोल स्टेट गवर्नमेंट्स में जो है वो थोड़ा आर्बिट्री हो गया है। जैसे कि आपने देखा केरल में किस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान ने वीसीज की अपॉइंटमेंट्स को लेकर केरला गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये गलत अपॉइंटमेंट्स हैं और ये सब रद्द होनी चाहिए। क्या दायरा क्षेत्र बनता है, क्या करना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय जो है वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उसकी हिस्ट्री, और आज गोइंग फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है। जो पीआईएल दाखिल हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें क्या क्राइटेरियाज गवर्नमेंट देखती है। जिस तरीके से रिटायरमेंट के नज़दीक जब ऑफिसर्स आते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, फॉरेन सर्विस के हों, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, उनको इस तरीके की पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट 2 साल 3 साल के लिए दे दी जाती है। तो क्या इससे जो सीईसी की अपॉइंटमेंट है उसको, उसमें संवैधानिक दिक्कत है, या ये भी बात से निकल के आती कितना कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो जाती है सीईसी की कि उनकी अपॉइंटमेंट जब रिटायरमेंट के नज़दीक आके सरकार कर रही है और क्या क्राइटेरियाज के बेसिस पे कर रही है। अगर उसके क्राइटेरियाज लॉयल्टी बेसिस पे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हैं, तो क्या उसमें कहीं सरकार इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज का, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि जो वीपैट रिपोर्ट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि जितनी भी वोट पड़ते हैं आपके ईवीएम्स में, उसकी वीवीपैट की काउंटिंग अगर मेंबर चाहे या कैंडिडेट चाहे तो वो करवा सकता है। पर आपने देखा होगा कि बहुत कम वीवीपैट काउंटिंग्स होती हैं। उसमें जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनका डिस्क्रिशन रहता है, और कई बार मांगने के बावजूद वो वीवीपैट काउंटिंग्स नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज का ये इल्ज़ाम रहा है कि कई जगह इलेक्शंस रिग होते हैं। क्योंकि वोट परसेंटेज मार्जिन 10 से 15% है। अगर 10% वोट भी या 2% वोट भी किसी बूथ पे अगर प्लस माइनस हो जाए, या पोस्टल बैलेट्स अगर काउंट ना हो, तो 500 से लेके 2000 वोटों के मार्जिन से भी कैंडिडेट हार जाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में ये देखा, और पहले भी असेंबली इलेक्शंस में ये देखा, क्योंकि बड़े क्लोजली फाइट इलेक्शंस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 324 है वो ये कहता है कि जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो बेंच है उसको सिंगल चीफ इलेक्शन कमीशन ही हेड करेंगे। हालांकि कई सरकारों ने पहले भी कई सारे इलेक्शन कमिश्नर और भी अपॉइंट किए हैं। उनका कोई नंबर डिफाइंड नहीं है कि अगर आपने एक सीईसी बना दिया है तो उसके नीचे कितने ईसीज रहेंगे। वो सरकार जिस समय की रहती है वो कभी 2 ईसीज अपॉइंट करती है, कभी 3, कभी 4। उनकी कार्य क्षेत्र को लेकर भी, कि उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है, कितने साल के लिए वो अपॉइंट हुए हैं, वो भी सरकार के हाथों में रहता है। तो उसमें स्टेटस ऑफ द सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि अगर आप जितने इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे एक सीईसी के अंडर, और उसकी रिपोर्टिंग सीईसी को रहेगी, तो जाहिर सी बात है कई अधिकार क्षेत्र जो ईसीस को मिलेंगे उसमें सीईसी का वीटो नहीं रहेगा, या उसमें ये भी हो सकता है कि सीईसी को ओवरराइड किया जाए। तो डिल्यूशन ऑफ पावर का खतरा रहता है चीफ इलेक्शन कमीशन का। बट ये भी बात है, अगर एक ही आदमी के हाथों में आप सब कुछ सौंप देंगे तो वो इलेक्शन कमीशन कैसे चलाएगा। तो ऑटोनॉमी के बेसिस पे अगर आप कहें कि ईसीज अपॉइंट नहीं होने चाहिए या ईसीज अपॉइंट होने चाहिए ताकि ऑटोनॉमी एक आदमी के हाथ में ना रहे, तो ये एक डिबेट है। इसमें ये जरूर डिफाइन होना चाहिए कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, जैसे सीईसी की अपॉइंटमेंट होती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो इलेक्शन कमिश्नर जितने भी अपॉइंट हैं उनमें सीनियरिटी बेसिस देखा जाए, सबसे ज्यादा सीनियर हो वही सीईसी रहे। कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम रहे, कार्य क्षेत्र डिफाइन हो। डिस्क्वालिफिकेशन किस स्टेज पे इलेक्शन कमिश्नर की जाए। हाल ही में पीछे आपने देखा था कि एक डिस्क्वालिफिकेशन ईसी की हुई थी, काफी वो कंट्रोवर्शियल मामला बना था। तो डिस्क्वालिफिकेशन के क्या मापदंड रहेंगे, एज क्या होनी चाहिए, रिटायरमेंट अगर ऑफिसर कोई रिटायर होने वाले हैं 2 महीने में तो उनको ईसी अपॉइंट करना चाहिए, या जिनके पास
2 साल का या 3 साल का टाइम है अभी रिटायरमेंट का, उनको अपने ड्यूटी टाइम में ही उनको सीईसी अपॉइंट करना चाहिए। क्योंकि जहां आप किसी को रिटायरमेंट के एज के आधार पे अगर आप उसको सीईसी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको 2 साल 3 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, जिसमें उसको आप प्रलोभन भी दे रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। पर जिस अफसर की अगर मान लीजिए टेन्योर 2 साल या 3 साल अभी बची हुई है, तो उस केस में ये जाहिर सी बात है कि उसकी इंडिपेंडेंस ज्यादा रहेगी और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है या उसके ऊपर कोई एक एहसान नहीं है किसी सरकार का। तो ये चीजें देखनी चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी अपॉइंटमेंट में कैसे रहेगी, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहना चाहिए। अब उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रधानमंत्री भी हैं जो डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का नॉमिनेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नॉमिनेशन या बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का नॉमिनेशन। तो क्या ये सीजीआई अगर मान लीजिए किसी बात पे ऑब्जेक्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उस पर अड़ जाते हैं, तो क्या देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे, तो क्या जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को ओवरराइड कर सके? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी के ऊपर होता है। तो उस केस में फिर सीजीआई की तो नहीं सुनी जाएगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स की सुनी जाएगी। हालांकि एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि जो जजेस हैं वो इम्पार्शियल होते हैं, नॉन पार्टिसन होते हैं, जबकि पॉलिटिकल जितने लोग होते हैं उनकी मोटिवेशन डिफाइंड होती है, उनका एजेंडा डिफाइन होता है, उनकी पॉलिसी डिफाइन होती है, या उनका जो सोच है देश को किस तरफ लेके जाना है, तो उनकी कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, कुछ उनकी आइडियोलॉजिकल कंपल्शंस होती हैं। तो ये एक विवाद खड़ा कर देगा। आपने देखा जैसे सीबीआई की अपॉइंटमेंट में आलोक कुमार के समय राकेश अस्थाना और आलोक कुमार के बीच में एक स्टैंड ऑफ हो गया था, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीजीआई जो है वो कमेटी में रहेंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर्स नियुक्त करते हैं। पर उसके बाद हमने कोई ऐसा नहीं सुना कि उससे कुछ पारदर्शिता बढ़ी हो, या सीजीआई के उस कमेटी में होने से सीबीआई के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो विधिवत तरीके से हुई हो, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर आज भी एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करते हैं। वहां भी ये मामला है कि जो 6 महीने में पुलिस फोर्स से रिटायर हो रहा है उसको सीबीआई में डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो एक उनको भी इस तरीके के प्रलोभन देके उनको सरकार क्योंकि उन पे ये करती है तो सरकार के प्रति उनका दायित्व भी बढ़ जाता है। ये हमेशा लोगों के मन में रहा है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इसीलिए की जाती हैं ताकि वो पॉलिटिकल मास्टर्स की जो वो चीजें हैं उनको सर्व करें। तो ये एक और ये इल्जाम खाली सीबीआई पे या इलेक्शन कमीशंस पे नहीं रहा है, ये इल्जाम पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन अपॉइंटमेंट्स कोलेजियम सिस्टम में भी आ जाता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जो लॉ मिनिस्टर थे रिजू साहब, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो गलत है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए जजेस अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज परिवारवाद होता है कोलेजियम सिस्टम में। हालांकि बाईपार्टिसनशिप तो कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमेशा से कहते हैं और रिकमेंडेशंस भेजते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन तो एग्जीक्यूटिव का होता है। कई बार फाइलें जाती हैं, कई बार अपॉइंटमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस जाती हैं, बट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन उस पर बैठ जाता है, उस पर रिप्लाई नहीं करता है। तो ये रस्साकशी तो चलती रहती है। मेन मकसद ये है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी अपॉइंटमेंट्स में कैसे हो। तो क्या सीजीआई के उस कमेटी में बैठने से पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आ जाएगी, ये सवाल एक खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे वीसीस की अपॉइंटमेंट्स को लेकर केरला के गवर्नर के साथ एक विवाद खड़ा हो गया केरला सीएम का। सीएम ने कहा कि ये गवर्नर का कार्य क्षेत्र नहीं है अपॉइंटमेंट का, वो नुमाइंदे हैं सरकार के, पर उनका काम सिर्फ सरकार का या स्टेट असेंबली का सुचारू रूप से चलना, और सब कार्य क्षेत्र में सब तरीके से सही तरीके से काम हो रहा है। गवर्नर का एक रोल जो है वो इस तरीके का होता है, वो अपॉइंटमेंट्स को नहीं रोक सकते, गवर्नमेंट के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो ये गवर्नर्स का रोल लिमिटेड होता है। अब सेंटर गवर्नर्स को अपॉइंट करती है और स्टेट की गवर्नमेंट्स जहां जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है उनको तंग करती है, उनको परेशान करती है गवर्नर्स के थ्रू। कल उद्धव ठाकरे जी ने भी यही कह दिया कि जो गवर्नर हैं कुश्यारी साहब महाराष्ट्र के, वो एक अमेजोन पार्सल की तरह सेंटर से भेजे गए हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है महाराष्ट्र की, इस पार्सल को हम एक्सेप्ट नहीं करते, वापस भेज देना चाहिए। तो कई स्टेटों में जो डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, जैसे केरल है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, आपका ये है, आपका जो मैंने भी बताया आपको महाराष्ट्र है, जहाँ आप शिवसेना की सरकार है। तो वहाँ भी ये चीज़ें, वहाँ के जितने भी कार्यभार रहा जिनके पास सीएम रहे, उनकी गवर्नर से हमेशा ठनी रही। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले एक
एक सहयोग से, एक आपसी सद्भाव से काम होते थे। हालाँकि प्रॉब्लम्स तब भी रहती थी, सेंटर ही अपॉइंट करती थी गवर्नर्स को, और जहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट्स में सरकारें नहीं होती थी, कई बार भंग भी कर देती स्टेट असेंबली को, बहुत कंट्रोवर्सीज़ होती थी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, और राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कई स्टेटों में ऐसा हो चुका है पहले, झारखंड। पर अब देखना ये है कि गवर्नर्स का क्या रोल रहता है, और गवर्नर्स का काम क्या, जिन स्टेटों में डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, उनको सुचारू रूप से चलने के लिए एक इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाहिए कि सेंटर की सरकार के एजेंडे के द्वारा चलना चाहिए। और सेंटर की सरकार भी जहाँ-जहाँ इलेक्शन में जाती है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की बात करती है। तो ये सब बातें जो हैं, ये अफेक्ट करती हैं पर्सनल रिलेशंस को, देश के जो 4 स्तंभ हैं, उनकी वर्किंग को लेकर। इस पे हम लोगों को गौर करना चाहिए। एक्सपीरियंस भी लोगों का सिलेक्शन जैसे होता है, एक्सपीरियंस भी काउंट होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस है और उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है। क्या एग्जीक्यूटिव में रहने से एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस काफ़ी है डिसाइड कर लेना कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन रहेगा, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेगा, या कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। कहना तो ये है कि जिसका जहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या जिसका जहाँ कार्य क्षेत्र है, जिसका जहाँ एक्सपर्टीज है, उन्हीं की कमेटी बननी चाहिए। और एक चीज़ और भी आती है कि जब ये लोग सीईसी से रिटायर होते हैं, तो पॉलिटिकल रोल्स भी ले लेते हैं, मेंबर राज्यसभा बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस रिटायरमेंट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस के हेड बन गए, कोई एनएचआरसी का, किसी को राज्यसभा की सीट मिल गई। तो इस तरीके की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी एक डाउट खड़ा कर देती हैं, क्या वो जब सीईसी या चीफ जस्टिस थे, या जब सुप्रीम कोर्ट में थे, तो क्या वो सरकार के प्रति नरम रवैया था, जिस वजह से उनको ये इनाम के तौर पे राज्यसभा या कमीशन के हेड्स बनाए गए। तो लोगों के मन में ये आता है कि शायद ये संविधान के साथ धोखा हुआ। क्या पता नहीं भी हुआ हो, पर लोगों के मन में एक डाउट तो पैदा हो ही जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, जैसे सीजीआई को अगर आप उस कमेटी में रख देंगे जिसमें एग्जीक्यूटिव का वीटो पावर है और प्रधानमंत्री उसमें है, तो प्रधानमंत्री के सामने सीजीआई कितना अपनी बात को रख पाएंगे, या उसको अवॉइड कर पाएंगे, या उसको वीटो कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो अथॉरिटी इश्यूज बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अथॉरिटी इश्यूज के साथ एक मॉरल इश्यूज खड़े हो जाते हैं। अब ये पूछा जाना चाहिए कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, अगर उनकी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, तो क्या जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या जो लोग जुडिशरी में हैं, क्या उनके मॉरल वैल्यूज क्वेश्चनेबल नहीं है? क्या दे आर अबव मॉरल वैल्यूज? तो ये बात जो है, ये एक पब्लिक डिबेट खड़ी हो जाती है। मेरे हिसाब से जो इसकी रेमेडी लगती है, वो ये है कि पार्लियामेंट और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटीज में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल बहुत अच्छा डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि देश की डेमोक्रेसी तभी चल सकती है जब इस सशक्त ऑपोजिशन हो। और जेपीसी इसीलिए बनाई जाती थी पहले, पार्लियामेंट का रोल बहुत अहम होता था। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती थी, जब टीएन सेशन भी अपॉइंट थे, उन्होंने उस समय की सरकार के बहुत सारे डिसीजंस को कंट्रोवर्शियल किया और कई चीजें करेक्शंस की। तो टीएन सेशन को कहा जाता था कि ये तो बहुत खूंखार आदमी है और कोई गलत काम नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके के लोग तभी आएंगे जब आप पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनेंगी, वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें एक न्यूट्रलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट, एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर ये डिसीजंस लिए जाएंगे, तो इसमें रसाकशी कम होगी, कंट्रोवर्सी कम होगी, और ये डबल इंजन का जो एक संदेश सरकार का जाता है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहीं ग्रोथ है, वही डेवलपमेंट है, तो ये गलत है। इससे क्या हो रहा है कि इससे पोलैरिटी हो रही है, इससे आपसी का सद्भाव खत्म हो रहा है। पार्लियामेंट तो एक एक इंस्टीट्यूशन की जगह एक मॉकरी बन के रह गई है, एक आप समझिए कि एक म्यूजियम बन के रह गया है। अब जिस तरीके का पैसा खर्च किया जा रहा है, नई जो ये अब आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में देखा, नई एग्जीक्यूटिव लाउंज बनेगी, एक नया एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनेगा प्राइम मिनिस्टर का, एक नई पार्लियामेंट बनेगी। तो जब पार्लियामेंट की रूल्स ही फॉलो नहीं होंगे और एक दूसरे से सद्भाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति इल्जाम लगाते रहेंगे, तो पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करेगी? आपने खुद ही देखा पिछले 10-15 सालों से पार्लियामेंट में काम कम होता है, एडजर्नमेंट ज्यादा होती है, सेनेडाई हो जाती है पार्लियामेंट कई बार। किसान आंदोलन के समय आपने देखा, उसके बाद आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम डिबेट नहीं हो पाई, उसके बाद 3 किसान बिल आए, उस पर डिबेट नहीं हुई और बिल्स लेके आ गए। लैंड एक्विजिशन के टाइम आपने देखा किस तरीके से वीटो किए गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं।
तो एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना और ऑपोजिशन को साथ लेके एक आपसी सद्भाव से काम करना, यही गवर्नर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स और प्रेसिडेंट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनका काम ही यही है। पर हो क्या रहा है, उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और उस कॉम्प्रोमाइज में देश का नुकसान हो रहा है। अब जैसे गलवान में आपने देखा किस तरीके से चाइना का इंट्रूजन हुआ। ये डोकलाम का जब पहले एक इंट्रूजन हुआ था 2019-20 में, उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये सुनिए। चाइना की सेना डोकलाम में, नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा, और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि भैया 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा है उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, हाथ जोड़ा है चाइना के सामने। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। ये 2019 का उनका वक्तव्य है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो डोकलाम में हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी चाइना चले गए और वहां पे उन्होंने डोकलाम की इंट्रूजन की कोई बात नहीं की और कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। तो इससे यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कमजोर हैं और चाइना से वो डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा वीडियो में गलवान पे जो चर्चा हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या स्टैंड लिया था, ये सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिस तरीके से आपने इसमें देखा कि गलवान वैली में जो लड़ाई हुई, जिसमें 20 हमारे सोल्जर्स जो हैं वो मार्टियर हुए बिहार रेजिमेंट के, और उसकी बाद में एक्नॉलेजमेंट भी की प्रधानमंत्री मोदी ने, पर उस समय ये कहा कि गलवान में कोई हमारी पोस्ट टेक ओवर नहीं की है चाइना ने, और कुछ भी वहाँ गलत नहीं हुआ है, और कोई चाइना अंदर नहीं घुसा है, कोई हमने अपना बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और चाइना को हमने 1 इंच जगह नहीं दी है। जबकि ऑपोजिशन का खासकर कांग्रेस का ये इल्जाम है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेप्सांग से लेके ले से लेके गलवान वैली तक जो है चाइनीज फोर्सेस के अंडर है। वहाँ पे वो बिल्ट रोड ट्रांसपोर्ट बीआरटी उनका कॉरिडोर बन गया है, वहाँ से वो पाकिस्तान के थ्रू चाइना तिब्बत से अपना पूरा ट्रेड करेगी और वाया सी रूट अपना माल भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी। और उसमें नुकसान इंडिया का इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर्स है, जो इनकी 1962 का जो एग्रीमेंट था, उसको वायलेट किया गया है और कई जगह इंट्रूजन है। हमारे सोल्जर्स भी पकड़े गए और 20 शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के, और उसमें उनके नाम पे वोट भी मांगे गए एक समय पे। तो ये सब चीजें हैं। इसका उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमीशन संज्ञान क्यों नहीं लिया, और उस पर आचार संहिता क्यों नहीं लगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुई उन लोगों की जिन्होंने गलत तरीके से इन लोग किसानों की शहादतों पे वोट मांगे और पहले ये कहते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई पोस्ट पे चाइना का इंट्रूजन नहीं है, कोई कैप्चर नहीं हुआ है। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं और ये विचार आप लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ करने चाहिए। इस पे कोई भी आपकी इस बात को लेकर कोई भी आपका एक मत हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी दूंगा। तब तक अगले हफ्ते फिर हम नए किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।